तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग पॉलिटी के लेक्चर देख रहे थे। पॉलिटी के लेक्चर में हमने भारत का संवैधानिक विकास का पार्ट 1 देख लिया था और आज हम लोग को भारत के संवैधानिक विकास का पार्ट 2 जो है वो देखना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर आपसे मिस ना हो और आपको घर बैठे समय समय से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखते हैं भारत का संवैधानिक विकास, इसका ये पार्ट 2 है कि भारत का जो संवैधानिक विकास हुआ। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये बहुत लंबी यात्रा रही है। ये अचानक से जो संविधान बन के 2 साल 11 महीने और 18 दिन में जो संविधान बन के तैयार हुआ वो अचानक से नहीं बना था। उसके पीछे एक लंबी श्रृंखला रही है, लंबा इतिहास रहा है, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होता है और वहां से हमने देखना शुरू किया। और आज हम लोग नेक्स्ट जो है एक्ट देखेंगे वो है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट जब आता है तो इसमें क्या क्या प्रावधान रहता है, इसको आज हम लोग देखने का वो करेंगे। चलिए इसको देखते हैं, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो 1833 के चार्टर एक्ट में इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और अब कंपनी का कार्य भारत में क्या करना रह गया, शासन करना रह गया। यानी 1813 में जो कंपनी का भी व्यापारिक एकाधिकार बचा हुआ था उसको 1833 तक आकर पूरी तरह से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और अब कंपनी का काम क्या रह गया था, भारत में केवल शासन को देखना। ब्रिटिश क्राउन की ओर से भारत में केवल शासन को देखना ही कंपनी का काम रह गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। जो बंगाल का गवर्नर अब तक कहा जाता था गवर्नर जनरल, उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसके बाद है विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल परिषद में विधिक सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। एक विधिक एक्सपर्ट यानी लॉ एक्सपर्ट होता था, उसके लिए 4th मेंबर को इसमें एंट्री दे दी गई। पहले इसमें 3 होता था, इसके बाद इसमें चौथे मेंबर को इसमें शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। हमको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 1 साल पहले 1857 की क्रांति हो चुकी है और इस क्रांति में कहीं न कहीं अंग्रेज जब बहुत टेंशन में आ गए थे कि कहीं न कहीं भारत में इस तरह की बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ी बगावत हो सकती है, तो कहीं न कहीं हमारी सत्ता जो है वो छिन सकती है। तो इसके बाद तुरंत इन्होंने अमेंडमेंट किया 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके तहत देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने भारतीयों को रियायतें दी, क्योंकि ये आप जान चुके थे कि भारत में बहुत ज्यादा सख्त कानून हम लागू नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस तरह की बगावत जो है वो कभी भी हो सकती है। तो आइए 1858 का भारत शासन अधिनियम देखते हैं कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन, यानी अब तक जो कंपनी शासन करती थी, जिस तरह उन्होंने भारत में तमाम सारे इकोनॉमिकल और स्ट्रक्चरल दुनिया भर का नुकसान पहुंचाया था, तो उसको छीन कर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। यानी भारत में एक मंत्री पद की व्यवस्था कर दी गई और शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो स्थापित हो गया। यानी अब भारतीय मामलों को कौन देखेगा, ब्रिटिश संसद देखेगी, सीधा उसका नियंत्रण स्थापित हो गया। मुगल सम्राट के पद को क्या कर दिया गया, यहीं से समाप्त कर दिया गया क्योंकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था, उसको रंगून निर्वासित कर दिया गया था, उसको अब समाप्त कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पद को भी क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में देखा था उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो पद आया था उसको इसमें क्या कर दिया गया, इसमें पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई, भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई ब्रिटिश मंत्रिमंडल में, ताकि वो भारत के राज्य काज को, काम काज को वगैरह को वो वहां से देखा करेगा। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति क्या होता था, उत्तरदायी होता था। जो भी जवाबदेही वगैरह उसकी होती थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति होती थी। भारत के प्रशासन पर इसका क्या था, पूर्ण नियंत्रण था। यानी भारत का प्रशासन पर इसका पूर्ण नियंत्रण था, पूरा कंट्रोल इसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन का इसी के हाथ में था। सारा सिस्टम का कंट्रोल जो है वो यही देखता था। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया। यानी भारत का जो गवर्नर जनरल अब तक होता था, जो कि पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, फिर भारत का गवर्नर जनरल हुआ, अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये एग्जामों में अक्सर पूछता रहता है। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय था। अगर पूछे अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग और प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग, दोनों में आंसर जो है लॉर्ड कैनिंग होगा। चलिए अब देखते हैं 1919 का भारत परिषद अधिनियम। ये भी देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में इससे क्वेश्चन आता ही आता है।
तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, यानी पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की अगर व्यवस्था की बात की जाएगी तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम, और इसी को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसका दो नाम है। इसके अंतर मुस्लिम सदस्यों को चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं, यानी मुस्लिम सदस्यों का जो चुनाव होगा उसको केवल मुस्लिम मतदाता ही चुन सकते थे, यह अधिकार इसमें दिया गया। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को क्या कर दिया, वैधानिकता प्रदान किया, यानी इससे जो कम्युनियल को क्या मिला, वैधानिकता मिला, लीगल रूप से मिला। और उसके बाद मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक के रूप में जाना जाता है, यानी सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक के रूप में अगर किसी का नाम आएगा तो मिंटो का नाम इसमें आता है। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त किया गया, यानी अब गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी उसमें अब भारतीयों की एंट्री अनिवार्य कर दिया गया, क्योंकि 1858 का अधिनियम हुआ है, 57 की क्रांति हो चुकी थी, तो अंग्रेजों पे क्या था, बहुत ज्यादा इसका दबाव था। तो बच्चों नेक्स्ट अधिनियम जो हमें देखना है वो है 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसको हमको देखना है। इसी को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी हम जानते हैं, 1919 के भारत शासन अधिनियम को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको देखते हैं और इसको समझते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनता ही बनता है। तो आइए इसको देखते हैं। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। उसके बाद केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना इसमें देखने को हमें मिलती है, यानी केंद्र में द्विसदनात्मक जो विधायिका है, आज भी हमें भारत में द्विसदनात्मक विधायिका जो देखने को मिलती है, हम कहीं ना कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत जो है यहीं से हुई थी। और इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, प्रथम राज्य परिषद और दूसरा है केंद्रीय विधानसभा, यानी प्रथम राज्य परिषद, दूसरी है केंद्रीय विधानसभा इसमें देखने को मिलती है। इसमें केंद्रीय राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 थी और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी। और प्रथम राज्य परिषद का जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष था और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष का था। उसके बाद दोनों सदनों के समान अधिकार थे, जैसे आज हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बजट पर स्वीकृति देने का जो अधिकार था वो निचले सदन को था। आज भी हम देखते हैं बजट वगैरह पर जो पावर होता है वो लोकसभा को ज्यादा होता है कंपेयर टू राज्यसभा। उसके बाद इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया। जो प्रांतीय विषय थे उसको 2 वर्गों में क्या किया गया, विभाजित किया गया। पहला जो था वो आरक्षित विषय था और दूसरा जो था वो हस्तांतरित विषय था, यानी एक रिजर्व था, एक को ट्रांसफर किया जा सकता था समय समय में। तो रिजर्व वाले सब्जेक्ट को देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन था। तो वित्त था, भूमिकर था, अकाल सहायता, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग वगैरह जो है हमें रिजर्व सब्जेक्ट में ये सारे दिखाई देते हैं। अब ट्रांसफरेबल वाले में देखते हैं क्या क्या था। तो शिक्षा था, पुस्तकालय था, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण वगैरह हमें इसमें देखने को मिलते हैं जो कि हस्तांतरित में थे। अब इसके अलावा देखते हैं कि भारत सचिव और भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वो कर सकता था, यानी भारत सचिव महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है वो कर सकता था। और पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से इसमें अलग कर दिया गया, यानी राज्यों का बजट अब अलग बनाया जाएगा और केंद्र का बजट जो है वो अलग बनाया जाएगा। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट जो है अगले लेक्चर में इसको खत्म करेंगे। 1935 वगैरह का भारत शासन अधिनियम देख के ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, जुड़िए चैनल के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।